अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेलीफार्मेसी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो उस पे हमने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में बात की थी और वो है मैदे के मसाइल से मुतल्लिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ यानी मैदे में तेज़ाबियत या जलन की शिकायत। दोस्तों लास्ट टाइम भी हमने उस पर थोड़ी सी बात की थी, उसी को मज़ीद कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। उसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास आम तौर पे कोई शख्स या कोई भी मरीज़ इस बात की शिकायत करे कि उनको मैदे में जलन है या सीने में जलन की शिकायत है या खाना खाने के बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि वो खाना दोबारा उनके हलक में आ रहा है, या एक मैदे की ख़ास पोजीशन होती है जिसको हम एपिगैस्ट्रिक पेन यानी डायफ्राम से नीचे थोड़ी सी एक जगह होती है हमारी मैदे से ऊपर और सीने से थोड़ी नीचे, जहाँ पे मरीज़ जो है वो शिकायत करता है कि हमें यहाँ पे दर्द महसूस हो रही है इस रीजन में, जिसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ आपकी फैमिली में या जानने वालों में कोई भी शख्स इन अलामात के साथ आए या इन अलामात की शिकायत करें, तो हो सकता है कि वो मैदे में तेज़ाबियत या सीने में जलन की शिकायत कर रहा हो। इस कंडीशन को हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ यानी मैदे में तेज़ाबियत कहते हैं। इसमें हमने ये चीज़ देखनी होती है कि आम तौर पे तो अगर मर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ चुका, तो उसमें हम आम तौर पे एंटासिड्स यानी ऐसी फॉर्मुलेशंस देते हैं जो मैदे की झिल्ली को या उसकी प्रोटेक्टिव लाइनिंग को मज़ीद बेहतर करती हैं और खाने के बाद जो जलन महसूस होती है उसको रोकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बुज़ुर्ग हज़रात या आपको पेशेंट्स नज़र आएंगे जिनकी बहुत लंबे अरसे तक किसी क्रॉनिक इलनेस के अंदर जब वो मुब्तला होते हैं और बहुत ज़्यादा पॉलीफार्मेसी कर रहे होते हैं यानी बहुत ज़्यादा अद्वियात बैक वक्त ले रहे होते हैं, तो उसमें बाज़ दफ़ा मरीज़ों को मुस्तकिल मैदे में जलन की शिकायत रहती है या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकता है। इसमें जो आम अद्वियात इन कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जो इस कंडीशन को मज़ीद बिगाड़ देती हैं या बहुत लंबे अरसे तक लेने से मरीज़ के अंदर इस शिकायत को पैदा कर सकती हैं। उसमें ज़्यादातर आपको दर्द लेने वाली अद्वियात यानी एनएसएड्स आ जाते हैं जो आम हमें किसी भी फार्मेसी से मिल जाती हैं। इसके अलावा खून पतला करने वाली अद्वियात भी जो हैं वो मैदे की में तेज़ाबियत का बाइस बनती हैं। उसके अलावा जो मरीज़ दिल की बीमारियों की जिनको शिकायत होती है, दिल के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, उनको एस्पिरिन लेना लाज़मी होता है और उस सूरत में भी जो है मरीज़ को पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि ये मुस्तकिल बुनियादों पे लेनी होती है। इसलिए कुछ अरसे बाद मरीज़ को इस चीज़ की शिकायत लाज़मन हो जाती है। इसके अलावा जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अद्वियात लेते हैं या जो लोग सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि वो मैदे में जलन की शिकायत करते नज़र आते हैं। तो दोस्तों जब कोई मरीज़ इतनी लंबे अरसे तक इन अद्वियात को ले रहा हो या क्रॉनिक इलनेसेस के अंदर मुब्तला हो, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर समटाइम्स अलार्मिंग सिचुएशंस भी आ जाती हैं जिनको हम अलार्मिंग सिम्टम्स कहते हैं। वो अलार्मिंग सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको मरीज़ को खाने में दुश्वारी पेश आएगी या उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा या वो जो स्टूल पास कर रहा है उसके अंदर खून आना शुरू हो जाएगा, फ्रेश ब्लड आना शुरू हो जाएगा, या बाज़ दफ़ा स्टूल जो है वो बहुत डार्क कलर का होता है जिसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो है वो उसके स्टूल में आ रहा है। तो अगर ये सिम्टम्स आपके मरीज़ में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके लिए आपको अपने मौलिद से रुजू करना पड़ेगा जो कि आपको बाकायदा एक ड्रग रेजिमेन या एक दवाओं का एक नुस्खा देगा जिसको आपने 4 से 8 हफ्ते लेके चलना है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि बाज़ दफ़ा मरीज़ जो हैं वो मैदे की तेज़ाबियत के लिए अद्वियात तो ले रहे होते हैं, लेकिन जब उनका कोर्स अद्वियात का मुकम्मल हो जाता है तो उसके 2-3 हफ्ते बाद फिर वो दोबारा उसी शिकायत के साथ आ जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हमें देखना चाहिए कि उनके अंदर एक ख़ास बैक्टीरियम एच पाइलोरा है, वो भी हो सकता है वजह एक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, और 90% जिनमें रिपीटेड केसेस होते हैं उनमें यही बैक्टीरियम जो है मैदे में जलन का बायस बन रहा होता है। और इसके लिए फिर आपका मौलिद जो है वो आपको 10 से 14 दिन के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है नाज़रीन कि जब जो लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में ब्लीडिंग की शिकायत के साथ आ रहे होते हैं कि उनको स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो वो कुछ अरसे बाद जब अगर मुस्तकिल इस कंडीशन को इग्नोर करते रहें तो वो एनीमिया का शिकार भी हो जाते हैं। उस सूरत में मरीज़ का जो हीमोग्लोबिन है वो जितनी रिक्वायर्ड एक हमारी बॉडी में
रिक्वायर्ड है हीमोग्लोबिन की, जो कि मर्दों के लिए 13 से 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, या ख़वातीन के लिए 11 से 12 मिलीग्राम है। अगर वो 10 से नीचे आ रहा है हीमोग्लोबिन, तो इसका मतलब है कि मरीज़ जो है एनीमिया का शिकार है। ऐसी सूरत में हमने देखना होगा कि अगर डॉक्टर उनको आयरन प्रिपरेशंस यानी फुलाद से रिलेटेड कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो मैदे के अल्सर के लिए एंटासिड्स भी ले रहे हैं, तो इन दोनों अद्वियात के दरमियान हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्फा रखना है। अगर आप आयरन सिरप और आयरन प्रिपरेशंस या एंटासिड्स बेक वक्त इकट्ठे ले रहे हैं, तो उससे आके एंटासिड्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है या अफादियत है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ आज के टॉपिक में हमारी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि जब हम अद्वियात को लें तो ख़ास तौर पे आयरन से रिलेटेड प्रिपरेशंस या मैदे की जलन के लिए जो शरबत या अद्वियात हमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उनमें हमने 3 से 4 घंटे का वक्फा रखना है, ताकि अद्वियात जो हैं उनको मुनासिब वक्त मिले कि वो अपनी खून के अंदर एक जो ख़ास तनासब होता है उसको वो रीच करें और फिर अपनी अफादियत शो करें। तो अब तक के लिए आज के लिए हमारी इतनी वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे हम डिस्कशन सुनना चाहेंगे या मालूमात लेना चाहेंगे, और हम उन टॉपिक्स को भी कंसिडर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।